Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. In our previous class, we have learnt about three types of solution: hypertonic, hypotonic, and isotonic. Let us move further in our topic. Unicellular organisms of fresh water and most plant cells tend to gain water through the osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Thus, the diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. तो सेल की लाइफ जो होती है उसमें दो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, या तो एक्सचेंज ऑफ गैस या तो एक्सचेंज ऑफ वाटर. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. तो सेल को ज़िंदा रहने के लिए भी खाने की खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आजू बाजू के एनवायरनमेंट से वो सेल न्यूट्रिशन भी लेगा. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy in the form of ATP. तो जो भी सेल में से सब्सटेंस बाहर जाएगा या बाहर का सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा, तो ये प्रोसेस करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP, एमिनो ट्राइफॉस्फेट. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो रबर की तरह फ्लेक्सिबल होती है, एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई होती है किससे? लिपिड्स एंड प्रोटीन से. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. और किसी माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, बिकॉज उसका रिजोल्यूशन और पावर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो बहुत हाई होता है. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in the food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis, right? So देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई खाना है, राइट, और ये मेरा हाथ जो है वो जनरली मेम्ब्रेन है. तो खाना लेने के लिए मेरा हाथ कैसे मूव करता है? राइट, यस, इस तरह से एनक्लेव हो गया और खाना अंदर आ गया सेल के अंदर, राइट. फिर वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन वापस ऐसे ही हो जाएगी जैसे अमीबा में होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसिस्टोसिस. अमीबा एक्वायर्स इज फूड्स थ्रू सच प्रोसेस. तो अमीबा खाना कैसे लेता है? इस तरह से लेता है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज सेल वॉल. प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ होता है सेल वॉल. The cell wall lies outside the plasma membrane. Cell wall कहाँ रहता है? Outside of the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. किससे बनी हुई होती है? Cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plant. तो ये आपको वन लाइन आंसर में पूछेंगे, राइट, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देना होता है प्लांट को, राइट. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. तो ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस. तो सेल में से जब पानी बाहर चला जाएगा तो सेल के आजू बाजू में जो भी कंटेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सिकुड़ जाएगा, राइट. दिस इज़ नोन एज प्लाज्मोलिसिस. वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो क्या करते हैं? एक्टिविटी देखते हैं. माउंट द पील ऑफ ए रियो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन द सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. Note the small green granules called the chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution
of sugar or salt on a mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do we see? क्या होगा कि रोयो लीफ को पानी में भिगो के रखो और उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको ग्रीन ग्रैन्यूल्स दिखेंगे क्लोरोप्लास्ट के। उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। अब पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, या तो नमक का या तो शुगर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लीफ की ऊपर रख दो। वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या दिखेगा? नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। दिस किल्स द सेल्स। अभी उसी लीफ को गरम बॉईल होते हुए पानी में डाल दो तो सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। देन माउंट वन ऑफ द लीफ ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। फिर उसी लीफ को निकाल के देखो। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, उसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालो शुगर या सॉल्ट का। फिर स्लाइड के ऊपर माउंट करो। वेट फॉर ए मिनट, 1-2 मिनट के रुको और फिर उसको ऑब्जर्व करो तो हमको क्या मिलेगा? डिड प्लाज्मोलिसिस ऑकर नाउ? What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not the dead cells are able to absorb water by osmosis. अब जो हमने गर्म पानी में डाल रखा था तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ लिविंग सेल होते हैं वो ही शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, बाकी के डेड जो होंगे वो नहीं कर सकेंगे। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट यानी कि हाइपोटोनिक। ये भी याद रखना, 1 लाइन आंसर में पूछेंगे। वेरी डाइल्यूट तो हाइपोटोनिक, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक, राइट? न्यूट्रल यानी कि आइसोटोनिक। सो एक्सटर्नल मीडिया विदाउट द बर्स्टिंग, इन सच मीडिया द cells tends to take up water by osmosis. The cell swells, building up the pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. अब आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, जो उसका तीसरा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है सेल का। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पिल वी प्रिपेयर्ड। हमने ऑनियन का जो पिल माउंट किया था स्किन को, we had put iodine solution on the pill. Why? What would we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution? अगर iodine solution डाले बगैर अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमको क्या दिखेगा? Try it and see what is the difference. Further, we put iodine solution on the pill. Did each cell get evenly colored? तो क्या सारे के सारे सेल जो थे वो सब एक जैसे ही कलर में हो गए थे जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था तब? अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली। सेल के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा उसके हिसाब से वो आयोडीन का कलर एब्जॉर्ब करेगा। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन दी अदर रीजन्स। इसमें होगा क्या कि कोई रीजन ज़्यादा डार्क लगेगी, कोई लाइट लगेगी। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कैन ऑल्सो यूज सैफ्रेनिन सॉल्यूशन और मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। तो एक क्वेश्चन और बनता है और पूछेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास तो कौन सा और सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं? तो वो आता है सैफ्रेनिन सॉल्यूशन या मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। We have observed the cells from an onion. Let us now observe the cells from our body. अभी तो हमने ऑनियन सेल को देखा था, अभी हमारी बॉडी के सेल को देखना है। तो let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek.
Does any material get stuck on the spoon? With the help of the needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide. Keep ready for this. To color the material, we put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for the observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. अभी देखो क्या करना है कि आइसक्रीम खाने की जो चम्मच होती है उसको अपने मुंह में साइड वॉल्स जो होते हैं ना गाल के चीक के, उसको अंदर की साइड से थोड़ा सा कूरेदना है आइसक्रीम की चम्मच से। तो क्या होगा कि अंदर की थोड़ी सी चमड़ी जो है वो स्किन जो है वो चम्मच के ऊपर आ जाएगी, आइसक्रीम की जो छोटी सी चम्मच होती है ना उसके ऊपर। फिर वही स्किन को हम ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर डाल देंगे मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन और उसके ऊपर लगा देंगे एक छोटा सा गोल कवर स्लिप। फिर उसको माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व विद द शेप ऑफ द सेल्स? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। तो तुम्हें कैसा दिखता है वो तुम्हें अपनी बुक में ड्रॉ करना है। Was there a darkly colored spherical or oval or a dot-like structure near the center of each cell? This structure is called the nucleus। तो कोई भी सेल के बीच में तुम्हें गोल कलर का या ओवल कलर का डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखा। Where there similar structures in onion peels also? The nucleus has a double layered covering called the nuclear membrane। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से रैप किया हुआ होता है। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about in section 5.2.4। अभी देखो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में एक्सचेंज करती थी, राइट। अभी यहाँ पर न्यूक्लियस जो है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर के जो रीजन है उसका सेल का, उसके बीच में जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। जब सेल जो है वो एक में से नया नया सेल बनता जाता है, पता है ना हमें। तो जब वो सेल डिवाइड होने वाला होता है, एक में से दो होने वाला होता है, तब न्यूक्लियस जो है वो लंबा रॉड शेप जैसा हो जाता है, राइट। उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ ए डीएनओ। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अभी देखो आपकी शक्ल जो है वो या तो आपके मामा से या आपकी मम्मी से या आपसे पापा से मिलती है, या आपकी आवाज़ मिलती है अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से या दादी से। तो ये कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आता है? तो हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में जाती है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के फॉर्म में जाती है। फिर जब वो सेल डिवाइड होता है तो वही की वही इंफॉर्मेशन दूसरी जगह, जैसे हम कैसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं कि सेम टू सेम उसमें आ जाता है, राइट। अभी देखो जैसे आपने नींबू का सीड ज़मीन में डाला, तो ऐसा कभी हुआ कि बाजू में तो एप्पल का यानी कि सेब का पेड़ था, राइट। सीड हमने डाला तो सेब का पानी भी थोड़ा आ गया, तो नींबू जो है वो खट्टा नहीं हुआ, मीठा हो गया। नहीं, आप कितने भी मीठे मीठे पेड़ उसके बाजू में लगा दो, अगर आपने नींबू का सीड डाला है तो नींबू हमेशा खट्टा ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि बाजू में सेब का पेड़ उगा था तो उसका पानी यहाँ पर आ गया नींबू के पेड़ में, तो अब नींबू जो है पीले के बजाय लाल कलर का उगने लगा। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि नींबू का जो सीड होता है, बीज होता है, उसके बीज के अंदर पूरी प्लांट की इंफॉर्मेशन होती है कि इसका कलर कैसा होगा, इसका साइज़ कैसा होगा, इसका स्वाद कैसा होगा, राइट। तो चाहे कितने बीज बाजू बाजू में उगा लो, वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, लेकिन वही नींबू का सीड निकाल के बाजू में लगा दिया तो सेम टू सेम दूसरा नींबू का उगेगा। मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो अपने ही टाइप में ट्रांसफ़र होगी, दूसरे के उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी।
तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करता है डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम्स इसका आगे का पार्ट हम लोग जो है वो कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।